हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस की मदद से। और इसी के साथ साथ इसमें हम लोग टेलविंड सीरीज का भी यूज़ कर रहे होंगे। ये प्लेलिस्ट में अब तक 6 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ने बहुत ही बेसिक से शुरुआत करके देखा कि कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, और उसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा कि उसको स्टाइल कैसे करते हैं। तो अब ये दो कोडिंग वाली वीडियोस हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट डाल दिया जाए, जिससे आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो इसमें आपको एक फ्लो चलना चाहिए रिएक्ट में, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मेक श्योर करें कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें और इस पूरी प्लेलिस्ट को लाइन से फॉलो करें ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि जब आप लाइन से देखेंगे तो आपको चीज़ें सेंस करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो बेसिकली प्रॉप्स के ऊपर है, बट हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। जब आप ज़रूरत समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा रिएक्ट का फ्लो क्या है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए बढ़ते हैं अपनी इस लेक्चर नंबर 7 में। तो अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं कर रखा, एकदम स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फोल्डर का नाम मैं कह देता हूँ कि रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट। एकदम स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे। रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बनाया और इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, इतना काम तो बहुत ही बेसिक काम, बेहतरीन काम। ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे इस फोल्डर के अंदर। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, 2 मिनट से सेटअप है ये। ठीक है, चलो तो सेटअप करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? सेटअप करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, वीट की। क्योंकि हम लोग देखो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों को ओवरव्यू दे दे रहा हूँ वापस कि सबसे पहली कमांड अपनी ये होती है npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। कॉपी करता हूँ, आता हूँ मैं अपने टर्मिनल पे, कंट्रोल प्लस बैक टिक, और उस कमांड को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे? बेसिकली डॉट लगा दूंगा। डॉट क्यों लगा देंगे? ताकि जो फोल्डर मेरा वीएस कोड में ओपन है उसी के अंदर सारा इंस्टॉलेशन पार्ट हो जाए। थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तो इस वजह से आवाज़ हो सकता है आप लोगों को थोड़ी अजीब लगे। ठीक है, पैकेज नेम आया रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट। ओके, फ्रेमवर्क रिएक्ट सिलेक्ट करना है। वेरिएंट अपना जावास्क्रिप्ट होता है, जैसा कि हम लोग यूज़ कर ही रहे। टाइप स्क्रिप्ट के बारे में तो अभी हम लोग बात कर भी नहीं रहे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं, हम लोग ये चीज़ें नहीं रखेंगे। कह रहा है इंस्टॉल npm एंड स्टार्ट नाउ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इंस्टॉल भी कर दो और तुरंत ही स्टार्ट भी तुम ही कर देना, हमको अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देख लेते हैं, पहले टेस्ट तो कर लेते हैं कि क्या जो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है हम लोग का सर्वर स्टार्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब अगर सर्वर स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड प्रॉपरली हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। तो बस मैं इस यूआरएल को मैं अपने किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर सकता हूँ। तो मैं लोकल होस्ट 5173। तो देखो बहुत ही बेहतरीन अपना ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। काउंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट अपना प्रॉपरली सेटअप है। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम लोग टेलविंड सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करें? टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ और एकमात्र सहारा अपना डॉक्यूमेंटेशन, डॉक सेक्शन पे आ गया यहाँ। अब इसके अंदर सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। देखो लिखा है इंस्टॉलेशन यूजिंग वीट, और वीट का ही तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखो अब टेलविंड सीएसएस का यूज़ करने का एक और मोटिव है कि अगर मैं नॉर्मल सीएसएस यूज़ करता तो स्टाइलिंग करने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता, जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती और बोरिंग हो जाती। इस वजह से मैं टेलविंड सीएसएस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको रिएक्ट का फ्लो समझने में प्रॉब्लम ना हो। रिएक्ट का फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीएसएस समझ में आ जाएगी क्योंकि आपने एचटीएमएल सीएसएस पहले से पढ़ रखी है, बट अगर आपको फ्लो नहीं समझ में आया रिएक्ट का तो आपको रिएक्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर HTML CSS नहीं भी पढ़ी है तो मैं सोच रहा हूँ 45 डेज मर्न स्टैक बूट कैम्प शुरू करने की, जो कि यूट्यूब पे ही मैं लाइव पढ़ाऊंगा विथ नोट्स और सारी प्रेजेंटेशंस के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सही में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर और अच्छे से प्लान करूंगा और एक एकदम अच्छे लेवल पे नेक्स्ट लेवल बूट कैंप लेके आने वाला हूँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब पहली कमांड थी npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो ये कमांड तो हम लोग ऑलरेडी रन कर चुके हैं, मतलब अपना वीट प्रोजेक्ट तो सेटअप है। अब मैं इंस्टॉल करता हूँ टेलविंड सीएसएस को। टर्मिनल पे ये कमांड को रन करना होगा, तो मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ हम लोग का सर्वर पहले से चल रहा है। मैं कंट्रोल सी से पहले इसको बंद करता हूँ, देखो वापस लिख के आ गया, मतलब वो सर्वर बंद हो चुका है। कंट्रोल वी दबाता हूँ और अपना इस जो कमांड हम लोगों ने कॉपी की थी उस कॉपी कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, टेलविंड सीएसएस अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट लाइन कहता है वीट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस में ये दो हाईलाइटेड पोर्शन को इंस्टॉल कर दो। अब हम लोग जानते हैं टीएस तो टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट है, पर टाइपस्क्रिप्ट तो हम लोग यूज कर नहीं रहे, तो उससे मिलती जुलती एक फाइल वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, इसको ओपन करूंगा, देखो सेम एग्जैक्टली कोड वही लिखा है। और मैं इन दो लाइंस को कॉपी करता हूँ, इंपोर्ट वाली लाइन को पहले कॉपी कर रहा हूँ, और प्लगइन्स के अंदर वो कह रहा है टेलविंड सीएसएस को भी डाल दो। अब मैं करूंगा क्या, रिएक्ट के आगे कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा टेलविंड सीएसएस, ठीक है। जिससे होगा क्या, हम लोग की टेलविंड सीएसएस भी इंस्टॉल हो जाएगी एज अ प्लगइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है सीएसएस फाइल में इस चीज को इंपोर्ट करवा दो, ठीक है। मैं कॉपी करता हूं। अब सीएसएस फाइल कौन सी सीएसएस फाइल, देखो सबसे मेन फाइल होती है अपनी इंडेक्स फाइल। तो एसआरसी फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसमें हम लोग को इंडेक्स डॉट सी एस एस दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। बहुत सारा कोड यहाँ पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और बोलता हूँ तेल लेने जाओ, और यहाँ मैं उस लाइन को कर देता हूँ पेस्ट। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। उसके आगे क्या कहता है कि टर्मिनल पे npm रन डेफ कर दो, ठीक है। बोलोगे ये कमांड तो सुनी सुनी सी लगती है, मतलब अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए होती है। तो npm रन डेफ एंटर किया और अपना सर्वर वापस से स्टार्ट हो चुका है। अब अपनी वेबसाइट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इंडेक्स डॉट सी एस एस में बहुत सारा कोड लिखा हुआ था जो हम लोग ने उसको तेल लेने भेज दिया है, ठीक है। तो हम लोग की ऐसी की तैसी तो हो चुकी है, बट करेंगे क्या, ऐप डॉट जी एस एक्स पे आते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, बोलते हैं तुम भी जाओ तेल लेने, और हम लोग अपना खुद का छोटा सा एक बेसिक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बेसिकली एक फंक्शन था जो कि रिटर्न कर रहा है एक एचटीएमएल एलिमेंट को, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अब ऐप दिख रहा है, ठीक है, ऐप तो दिख रहा है, बट टेलविंड सीएसएस कहाँ दिख रही है। चलो, तो टेलविंड सीएसएस में हम लोग बेसिकली क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ हम लोग ने देखा था कि यहाँ क्लास नहीं होता, यहाँ होता है क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं जो भी टेलविंड सीएसएस की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ वो काम करनी चाहिए। तो देखो एक क्लास होती है बीजी रेड, मान लो 400। अगर मैं आउटपुट देखूं तो देखो बैकग्राउंड कलर रेड सा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अब क्या करें, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे। अब हम लोग एक क्रिएट करने जा रहे हैं एक बेसिक ब्लॉग वेबसाइट टाइप का यूआई, जिसमें एक हेडर होगा, और हेडर के बाद बेसिक सा कुछ सीटीए सेक्शन होगा, मतलब हीरो सेक्शन होगा कह लो, और उसके नीचे बहुत सारे कार्ड शो करवा रहे होंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं हेडर की। तो हेडर एक कंपोनेंट है, बिल्कुल है, जो पूरी वेबसाइट में सेम रहेगा, तो उसको हम लोग कंपोनेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे। एसआरसी अपना मेन फोल्डर था, तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं जिसका मैं नाम देता हूं कंपोनेंट्स, ठीक है। एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। इसी के अंदर मैं सारे कंपोनेंट्स का यूज करूंगा, ओके, बहुत बेहतरीन। अब तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूं, देखो इसके बीच में लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, फिलहाल ब्लॉग लिख देता हूं, चलो, ठीक है, ताकि हम लोग स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉग, ओके। अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल है, तो मैं कहता हूं हेडर डॉट जेएसएक्स, और ये भी सेम एक कंपोनेंट रहने वाला है, इसका मतलब आर एफ सी ई किया, और अपना एक बेसिक सा कंपोनेंट बन के तैयार है। अब मैंने हेडर बना लिया, तो क्या मुझे वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखते हैं। तो देखो स्क्रीन पे तो वो शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे तो अब भी ब्लॉग लिख के आ रहा है, देखो जूम कर देता हूँ, अब भी ब्लॉग लिख के आ रहा है। तो अब करे तो करे क्या, अब आप सिंपल सा लॉजिक चलाओ कि जो चीज़ हम लोग को स्क्रीन पर दिख रही है वो तो ये ऐप डॉट जी एस एक्स है, ठीक है, ऐप डॉट जी एस एक्स है, और हेडर तो अपना दूसरी फाइल है, वो कैसे शो होगी, मतलब अगर वो दूसरी फाइल है तो उसको कहीं ना कहीं मुझे इस ऐप डॉट जी एस एक्स में यूज़ करना होगा। हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हेडर डॉट जी एस एक्स तो एक अलग फाइल है, एक अलग फोल्डर में ही पड़ी हुई है, और स्क्रीन पर हम लोग को क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ऐप डॉट जी एस एक्स। आप बोलेंगे कैसे, क्या प्रूफ है, देखो ब्लॉग की जगह मैं कुछ और लिख दूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने, तो वही चीज़ हम लोग को स्क्रीन पर शो हो रही है, ओके। तो मतलब अब तो प्रूफ है कि हाँ भाई ऐप डॉट जी एस एक्स जो है वही चीज़ शो हो रही है। अब मैं हेडर को कैसे यूज़ करूँ, देखो हेडर को हम लोग ने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, उसी चीज़ को सीधा नहीं हम लोग यहाँ इंपोर्ट करवाते हैं। कैसे इंपोर्ट करवाएं, देखो पहले तो ये एंगल्स वाले ब्रैकेट लगेंगे, ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले कह लो, और मेरा हेडर का नाम क्या था, इस फंक्शन का नाम क्या था, हेडर, कैपिटल एच था, बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, HEADER,
और देखो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ मुझे एक सजेशन दे रहा है कि डॉट कंपोनेंट्स के अंदर हेडर। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर ही तो हेडर वाली फाइल थी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो अपना इनपुट लेके चला आया खुद ही, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग की तरह बंद कर दिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, तो देखो यहाँ हेडर लिख के आ रहा है। मैंने इस फाइल में तो हेडर कहीं लिखा नहीं था, ये तो एक कंपोनेंट की तरह कॉल कर रहा है। और इस हेडर के अंदर देखो हेडर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं और लिख दूं हेलो वर्ल्ड, तो देखो अब यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। इसका मतलब अब जो भी चीज़ मैं हेडर डॉट जेएसएक्स में चेंज कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे यहाँ शो हो रही है। ठीक है, यही तो मैं चाहता था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ये बीजी रेड है इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, वापस से अपने 100% पे ले आता हूँ, ताकि अब स्टाइलिंग हम लोग प्रॉपरली कर पाए। ठीक है, हेडर में मैं कहता हूँ सबसे पहले हम लोग एक H2 क्रिएट कर लेते हैं, कोड की पाठशाला। ठीक है, चलो इतना लिखा मैंने। तो यहाँ देखूं, देखो कोड की पाठशाला लिख के आ रहा है, बहुत बेहतरीन। मैं कहता हूँ बीच में कुछ लिंक्स होने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ लिंक्स तो एक डिफ के अंदर मैं रैप करके रखूंगा। एंकर टैग में मैं कहता हूँ ब्लॉग्स, सेकंड कह देता हूँ कुछ और कॉन्टैक्ट अस, और एक और कह देता हूँ कुछ और कह सकते हैं हम लोग के अबाउट अस। चलो ये एक बेसिक सा पेज डाल दिया। अभी मैं फिलहाल कुछ भी लिख रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है, बस आप लोग को फ्लो समझ में आ जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक है, देखो इतना चीज़ किया मैंने, देखो बहुत ही अच्छा स्टाइलिंग हो रही है। मैं अब इसको प्रॉपर टेलविंड से देख रहा हूँ। देखो फिर अपने पेरेंट कंटेनर ये है, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम पैडिंग ले लेना 4 की, PX से ले लेना 4 और PY से ले लेना 2। देखो काफ़ी हद तक बढ़िया। क्या मैं कह देता हूँ पैडिंग 6 ले लो पूरी, और फ्लेक्स ले लो। अलाइन आइटम्स जो हैं आपके वो सेंटर होंगे, और जस्टिफाई जो होगा वो होगा बिटवीन। ठीक है, देखो बहुत हद तक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। H2 को मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा सा फॉन्ट ले लो सेमी बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड लगना चाहिए कि आप एक हैं एक प्रॉपर लोगों की तरह। ट्रैकिंग टाइटर, ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को काम करते करते समझ में आ ही जाएंगी। टेक्स्ट 2XL। अब ये टेलविंड सीरीज का तो क्लासेस नहीं है, बट अगर आपको टेलविंड में प्रॉब्लम होती है तो बताना, मैं टेलविंड के ऊपर वन शॉट वीडियो डाल दूंगा। बहुत ही ईजी है टेलविंड सीरीज, एक ही वीडियो में मुश्किल से मुझे लगता है कि आधे या 1 घंटे की होगी, उसमें आपको पूरा टेलविंड सीरीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। अब इसके बीच में स्पेसिंग अच्छे से नहीं आ रही है, तो मैं कहता हूँ क्लास नेम इसको भी दे दो फ्लेक्स, और मैं देता हूँ आइटम सेंटर, और मैं कह देता हूँ गैप इसको दे दो 2 का। देखो गैपिंग भी परफेक्ट आ गई, गैप थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 4 का गैप दे दिया। देखो अब गैपिंग भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ लास्ट में 2 बटन भी होने चाहिए, लॉगिन के या साइन अप के कह सकते हैं हम लोग। अब देखो बटन भी वेबसाइट पे हो सकता है एक जैसे बटन बहुत जगह दिखें, तो मैं कहता हूं कि बटन को भी क्यों ना एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं, क्योंकि जब एक जैसे बटन, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे कलर वाले बहुत सारी जगह दिखाई देंगे, तो उसको बार बार बनाने से अच्छा मैं एक ही बार क्यों ना बना लूं। तो कंपोनेंट्स वाले में आया, मैंने एक और फाइल क्रिएट करी बटन डॉट JSX। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी जो भी चीज़ जो बहुत जगह यूज़ हो रही है उसको मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने बटन जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक हेडर में भी यूज़ करूँगा, कार्ड्स जब बनाऊंगा तो कार्ड्स में भी वो बटन्स का यूज़ करूँगा। तो अगर मुझे सेम बटन, सेम दिखने वाले बटन्स बहुत जगह यूज़ करने हैं, तो क्यों ना मैं एक कंपोनेंट की तरह उसको बना लूँ, और जहाँ जहाँ चाहिए होगा वहाँ वहाँ सिंपली उसको कुछ इस तरीके से कॉल कर लूँ। तो मैंने कंपोनेंट्स के अंदर एक बटन नाम की फाइल बनाई, कंपोनेंट है तो RFC कर दिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब ये डेफ तो है नहीं, तो मैं डेफ हटाता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ बटन, और यहाँ फिलहाल मैं लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो लिख दिया मैंने। अब यूज़ कैसे करना है, मैं चाहता हूँ इस लिंक्स के बाद आए, तो डिव के बाद मैं कह देता हूँ मेरा उस फाइल का नाम क्या था, बटन डॉट JSX, फंक्शन बटन नाम से था। तो वैसा ही एग्जैक्टली मैं पहले इस ग्रेटर देन या स्मॉलर देन वाले ब्रैकेट्स लगाऊंगा, लिखूंगा बटन B कैपिटल। जैसे ही बटन लिख रहा हूँ तो देखो दिखा रहा है ./बटन, क्योंकि हम लोग दोनों सेम फोल्डर में हैं। मैं क्लिक करता हूँ, देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, और मैं यहाँ स्लैश लगा के इसको बंद कर देता हूँ, ताकि वो सेल्फ क्लोजिंग होता है तो वो काम कर जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो तो देखो यहाँ साइड में मुझे एक बटन दिख रहा है, इसको मैं अब स्टाइल देता हूँ, तो क्लास BG जिंक
900, डार्क कलर, ब्लैक कलर, पिच ब्लैक नहीं है, बस डार्क है। PX4, PY2, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, बहुत बेहतरीन, एक बटन बनता हुआ दिख रहा है। PX से मैं कह देता हूँ 6 ले लो, और राउंड हेड मतलब जो बॉर्डर रेडियस होती है उसको 2XL दे दो, देखते कैसा लगता है। बहुत बेहतरीन, 2XL कुछ ज़्यादा हो गया है, तो मैं कह देता हूँ राउंड हेड LG ले लो, ठीक है। चलो, बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा सा UI बनता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हेडर वाला पार्ट अपना खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसको और बेहतर कर सकते थे, बट आपको फ्लो समझ में आना चाहिए। देखो, मैंने एक हेडर नाम का कंपोनेंट बनाया, उसको ऐप में कॉल कर लिया, हाँ देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऐप में वर्क कर रहा है, ये बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है, ठीक है। हेडर के अंदर मैं कहता हूँ मैंने एक और कंपोनेंट का यूज़ किया, जो कि एक बटन नाम का था। अब मैं जहां जहां मेरे को बटन यूज़ करना होगा, मैं वहां वहां इस बटन वाले कंपोनेंट को ही कॉल करूंगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेबसाइट में एक सेम तरह का बटन अगर यूज़ हो रहा है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि उसकी सारी स्टाइलिंग्स बिल्कुल एक जैसी ही हो। उस केस में कंपोनेंट्स बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। अब क्या, एक बहुत ही बेसिक सा हीरो सेक्शन बनाते हैं। अब हीरो सेक्शन मैं चाहूं तो app.jsx में हेडर के नीचे डायरेक्ट बना सकता हूं, बट मैं कहता हूं क्यों ना एक कोड को एक और क्लियर रखा जाए, तो मैंने कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल बना दी, hero.jsx। कितना इजी, मतलब जो भी चीज मुझे एक सेक्शन बनाना है वो भी मैं कंपोनेंट बनाए दे रहा हूं। अब मैंने यहां बनाया है, ऐप में तो शो होगा नहीं, क्योंकि देखो मैंने app.jsx में तो यूज किया ही नहीं है, तो यहां कुछ नहीं शो हो रहा है। मैं app.jsx में जाऊंगा, हेडर के जस्ट नीचे मैं कह देता हूं मेरा जो हीरो वाला था, देखो हीरो लिखा, कंपोनेंट्स के अंदर हीरो, क्लिक करूंगा तो देखो ऊपर इंपोर्ट हो रहा है, और स्लैश लगा के बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे मेरा हीरो बटन दिख जाना चाहिए, देखो अब यहाँ हीरो दिख भी रहा है। अब मैं जो भी चेंजेस हीरो में करूंगा वो मुझे वहां विजिबल रहेंगे। मैं इसको क्लास देता हूं padding 6, और H1 लिखता हूं कि कोड की पाठशाला, ठीक है। देखो कोड की पाठशाला लिख के आ गया, और मैं नीचे एक पैराग्राफ में लिख देता हूं ब्लैक मैजिक ऑफ रिएक्ट जेएस। तो अब ब्लैक मैजिक की बात आई है, तो आप लोग बता दीजिए कि आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मोटिवेट करता है और भी ऐसी वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम फ्लेक्स ले लेना, और आइटम्स को सेंटर ले लेना, और जस्टिफाई को भी सेंटर ले लेना, जिससे सारी चीज़ें एकदम सेंटर में आ जाए, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन में कह देता हूँ फ्लेक्स कॉलम कर देना, कि दोनों एक के नीचे एक आए, ठीक है। बहुत बेहतरीन, इतना तो काम अच्छा हो रहा है। और हाइट में कह देता हूं कि हाइट तुम ले लेना, डायनेमिक वैल्यूज भी दे सकते हैं 90 VH, ठीक है। तो अब कुछ सेंटर में आता हुआ दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, ठीक है। सेंटर में आता हुआ दिख रहा है, इसकी फॉन्ट साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूं, टेक्स्ट 4XL, ट्रैकिंग टाइटर, ठीक है। और फॉन्ट कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और एम्प्टी दे देता हूँ 2, ताकि मार्जिन से कुछ थोड़ा सा वो ले ले, मार्जिन ले ले। और इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, तो देखो टेक्स्ट 12XL, इसको मैं VW में भी दे सकता हूँ, तो मैंने VW में देता हूँ 7VW। चलो बहुत बेहतरीन, इसको भी थोड़ा और बड़ा कर दूंगा ताकि और अच्छा लगे दिखने में। देखो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है अब तक, इतना कुछ खास UI नहीं है ये, बट आप लोगों के समझ आ जाने के लिए है, उतना तो बहुत ही ज़्यादा है ये, ठीक है। ट्रैकिंग टाइटर, या टाइट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बहुत बेहतरीन। अब मैं चाहता हूँ नीचे एक बटन हो, अब सेम वही पुरानी वाली बात, बटन मैं चाहता हूँ पूरी वेबसाइट में एक ही जैसे बटन्स हों। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं इसी बटन या जो ये कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया था वही सेम कंपोनेंट में यहाँ क्रिएट करूँगा। अब कंपोनेंट बार बार क्रिएट करने की तो ज़रूरत है नहीं, एक जगह बटन मैंने बना रखा है, उसी को बस मैं सिंपल सा यहाँ कॉल कर लूँगा। तो पैराग्राफ के नीचे ब्रैकेट्स लगाए, BTON, देखो सजेशन दे रहा है कि बटन के अंदर है, बिल्कुल। इसको सेल्फ क्लोजिंग होता तो इसको बंद कर लिया, और अब देखूं मैं यहाँ, तो मुझे यहाँ लॉगिन लिखता हुआ दिख रहा है। अब
एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैंने कहा था कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली यही थी कि मैंने कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट के अंदर मैंने एक लिख दिया बटन के अंदर लॉगिन। तो अब लॉगिन के अंदर, बटन के अंदर लॉगिन लिखा है तो जाहिर सी बात है लॉगिन ही दिखाएगा। देखो अब अगर बटन के अंदर मैं ये लिख दूं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, तो अब सब बटन्स के अंदर क्या दिखाएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बट ये तो एक प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं जब वो हेडर में हो तो वो कुछ लॉगिन दिखाए, जब वो यहां हो तो वो सब्सक्राइब दिखा सकता है। बट ये चीज़ों को मैं करूंगा कैसे, क्या मुझे एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा? नहीं। अगर अलग कंपोनेंट बनाएंगे तो फायदा ही क्या हुआ, तब तो उससे अच्छा मैं दो अलग अलग जगह कोड लिख लेता। तो इसी का सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉप्स। हम लोग प्रॉप्स में देखेंगे कैसे प्रॉप्स के थ्रू हम लोग डेटा यहां से वहां भेज सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। मतलब हर अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा भेजेंगे और वो अलग अलग डेटास उस अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब आप सोचेंगे क्या ये अलग 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 बोलता चला गया मैं? कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहे होंगे। बस मैं ये चाहता था कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम समझ में आए। जब तक आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका सोल्यूशन जान के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इतना पार्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है अपना, हम लोग बेसिक सा बना लेते हैं कार्ड्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट को शो करवा देते हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो क्या करूँगा मैं? तो अब वो क्या करूँगा, चलो तो अब क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में आ जाऊँगा। अब मैं कहता हूँ हीरो सेक्शन के नीचे मैं चाहता हूँ एक अलग सेक्शन बने। अब यहाँ चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना कि मेरे जो रिपीटेटिव पार्ट है वो होंगे कार्ड्स, ना कि पूरा सेक्शन। देखो कार्ड्स लाइन बाय लाइन आएंगे, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, हाँ हम लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग कह रहे होंगे। पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देनी होगी, हाँ बिल्कुल देना होगा। उसके अंदर कार्ड्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब मुझे आप एक अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल का जवाब दो कि रिपीटेटिव पार्ट कौन सा है, वो सेक्शन रिपीटेटिव है, वो कार्ड जो बन रहा है वो रिपीटेटिव है? तो अगर आपने जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो दिया करो जवाब, इससे आपको ही फायदा होगा। तो जो रिपीटेटिव पार्ट है वो है अपना कार्ड्स। मतलब देखो सेक्शन तो सेक्शन है, रिपीट क्या हो रहा है, उसके अंदर जो बहुत सारे कार्ड्स बन रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो एज अ कंपोनेंट मैं पूरे सेक्शन को नहीं, मैं उस कार्ड को बनाऊंगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं जाता हूं और कार्ड्स डॉट जीएसएक्स लिख लेता हूं, ठीक है, आर एफ सी किया, बहुत बेहतरीन, कार्ड्स नाम का एक कंपोनेंट बन चुका है। और मैं करूंगा क्या, मैं बेसिकली अपनी ऐप डॉट जीएसएक्स में सेक्शन के अंदर उस कार्ड को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। देखो कार्ड्स, कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड्स डॉट स्लैश बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट देखूँ तो देखो यहाँ छोटा सा कार्ड्स दिखता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। सेक्शन के अंदर मैं कह देता हूँ पैडिंग है इसकी 6, ओके। अब परफेक्ट काम कर रहा है। अब चलो मैं कार्ड को डिज़ाइन करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम होती है। कार्ड पे आया, कार्ड एक डिव है, बिल्कुल डिव है। इसके अंदर मैं कहूँगा एक इमेज होगी, बिल्कुल होगी, जैसा आप कहें। उसके अंदर मैं कहता हूँ एक H2 होगा जिसमें हम लोग लिखेंगे टाइटल। टाइटल में क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, लर्न, या लर्न नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मास्टर, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के बाद आप मास्टर बन जाएंगे, मास्टर रिएक्ट जीएस। फिर कौन ला रहा है, कोड की पाठशाला, ठीक है। और अब इसके बाद एक और बटन होगा जिसमें हम लोग बोलेंगे लर्न नाउ। बट अब बटन तो बटन कंपोनेंट है, तो मैं बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा, ठीक है। डॉट स्लैश लगा के बंद कर दिया। तो देखो अब आउटपुट अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ भी सब्सक्राइब टू माय चैनल आ रहा है। तो देखो ये प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक जगह जो मैंने लिख रखा था वही चीज बार बार आएगी। बट इसको सॉल्व कैसे करना है उस चीज को हम लोग डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज मैं कर रहा हूँ, इस वीडियो में ही क्यों नहीं, बट ट्रस्ट मी आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये फ्लो मैं ऐसे ही फ्लो में पढ़ाता हूँ, तभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होती है सामने वाले को समझने में। ये मैं खुद कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा सब्र रखो, बस सब्र रखो, चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आगे क्या है, मैं कहता हूँ डेव को क्लास देते हैं, बैकग्राउंड कर देता हूँ जिंक 200, ओके, पैडिंग 4, राउंडेड, मैं कह देता हूँ राउंडेड एक्सेल, ओके, चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। विथ मैं कह देता हूँ फिट, ज़्यादा बड़ा मत लो,
ओके ठीक है, मैं कहता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम दे दो और गैप दे दो 3 का। देखो फ्लेक्स प्रॉपर्टी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा कंट्रोल आ जाता है अपने कोड पे, मतलब मैं गैपिंग्स डिसाइड कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें डिसाइड कर सकता हूँ। H2 को क्लास टेक्स्ट एक्सेल और फॉन्ट देता हूँ सेमी बोल्ड, ताकि लगे कि हाँ ये एक हेडिंग है ना कि नॉर्मल कंटेंट। ठीक है, अब एक बेसिक से मैं जाता हूँ अनस्प्लैश पे। अनस्प्लैश से मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा था कोडिंग, कोडिंग की इमेज कोई मिलती है मुझे तो मैं कोडिंग की ही इमेज उठा लेता हूँ। चलो ये इमेज कुछ ठीक ठाक सी लग रही है, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं लाके सीधा एसआरसी में इसको पेस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं अपना आउटपुट, बहुत ही बड़ा जा रहा है। इस इमेज को मैं थोड़ी सी छोटी, या तो इमेज की जगह मैं इसको विथ फिट की जगह मैं कर देता हूँ 64, और इमेज को प्रॉपर्टी दे देता हूँ कि भाई इमेज तुम जो अपनी विथ है वो फुल ले लो, मतलब जो भी आपका पेरेंट है उसके हिसाब से फुल ले लो। ठीक है, देखो बहुत बेहतरीन एक बेसिक सी डिज़ाइन बनती हुई हम लोग को दिख रही है। तो राउंडेड, राउंडेड एलजी। ठीक है, देखो ज़्यादा अच्छा यूआई तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी ठीक ठाक यूआई बनता हुआ दिख रहा है। चलो क्यों ना थोड़ा सा यूआई ठीक करें, पैडिंग हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। अब यहाँ इन दोनों को मैं दे देता हूँ कि पैडिंग 4, और इसको भी दे देता हूँ क्लास नेम पैडिंग 4। ठीक है, देखो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना इसको हम लोग एक डिव में रैप कर लें। अब देखो मैं कुछ पहले से सोच के नहीं बैठा हूँ, मैं बस बेसिक सा यहाँ एक यूआई बनाना चाह रहा हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यूआई देखने में भी ठीक ठाक लगे, कि आप लोग को भी अच्छा लगे कि अच्छा चलो हाँ कुछ ढंग की चीज़ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ टाइम पास हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक ठाक बन गया, ओके अच्छा यूआई बन गया है। और मैं इसको भी देता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, ताकि गैपिंग में दे पाऊँ 2 की। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी ठीक ठाक अच्छा खासा यूआई है अपना। और अब अगर मैं देखूं तो एक अच्छा खासा कार्ड बनता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब जो हम लोग को करना होगा, अब मुझे बहुत सारे कार्ड शो करने हैं, बहुत सारे कार्ड शो करने हैं, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरफ्लो में फिलहाल यहाँ हिडन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कार्ड शो करवाने हैं। क्या करूँगा मैं, ये कार्ड है, यही यूआई आ रहा है, मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूंगा। मल्टीपल्स टाइम मैंने कॉपी कर लिए, उतनी बार देखो यहाँ शो हो रहा है। अब ये तो एक के नीचे एक जा रहा है, मुझे लाइन से चाहिए था, तो मैं कह देता हूँ इसके पेरेंट को फ्लेक्स ले लो, गैप ले लो 2 का। अब देखते हैं आउटपुट, देखो आ रहा है बट श्रिंक हो रहा है। फ्लेक्स रैप, रैप, ठीक है, देखो रैप भी हो रहे हैं, मतलब अब हम लोग की चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, जैसे केस में हम लोग जाना चाह रहे थे बिल्कुल वैसी ही चीज़ें जा भी रही हैं। अब कैपिंग थोड़ी और बढ़ा दी मैंने, मैंने इसको कह दिया कि भाई कि तुम आइटम्स को भी ले लो सेंटर, ताकि चीज़ें प्रॉपरली काम करें, जस्टिफाई भी सेंटर। ओके, देखो बीचों बीच में आ गया। तो मतलब एक बेसिक सा जो यूआई था वो हम लोग ने यहाँ क्रिएट कर लिया। देखो कैसे कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स, एक ही जैसे दिखने वाले कार्ड्स बहुत बार दिखाई दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम अब भी क्या है, देखो ये कंपोनेंट था, इसके अंदर का डेटा नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ भी वही दिख रहा है, यहाँ भी वही दिख रहा है, और यहाँ भी वही दिख रहा है। सेकेंड चीज, ये कार्ड एक कंपोनेंट था, वो भी सेम डेटा ही बार बार दिख रहा है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। उसी का सोल्यूशन है प्रॉप्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, वैसे ही मैं पहले कह चुका हूँ। तो अब प्रॉप्स का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि डेटा चेंज करना, प्रॉप्स फंक्शनैलिटी को भी चेंज करता है। मतलब यहाँ इस बटन पे क्लिक करने पे मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा, इस पे क्लिक करने पे मैं मान लीजिए अपना यूट्यूब चैनल को शो करवा दूंगा, यहाँ क्लिक करने पे मान लो इस ब्लॉग को मैं शो करवा दूंगा। तो मतलब एक ही बटन का जो कंटेंट है वो भी चेंज करूंगा प्रॉप्स की मदद से, और प्रॉप्स की मदद से ही उस बटन की फंक्शनैलिटी को भी मैं चेंज करूंगा। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस वीडियो के लिए भी इंतज़ार करिएगा। तो ये वीडियो फिलहाल कैसी लगी उसके बारे में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो मर्न स्टैक बूट कैंप है उसके बारे में भी बताना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और तब तक इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए,
और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों ना चलो इस मंथ का एक टारगेट रखते हैं, इस मंथ के एंड तक 400 सब्सक्राइबर हम लोग रीच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर रीच कर पाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगी, और अगर नहीं कर पाए तो थोड़ी मेहनत और कर लेंगे। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।